आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो सोशल मीडिया, तमाम किस्म के डिजिटल कैमरा, डिजिटल फैंटेसी, ये तमाम चीजें जो आई हैं, इस डिजिटल फैंटेसी के युग में लेखक किस अवस्था में पहुंच गया है। और खासतौर पर जो भारत में जो लेखक हैं, हिंदी के लेखक हैं, खास तौर पर वे जो सोशल मीडिया में आते रहते हैं, जगह जगह लिखते रहते हैं, छप रहे हैं खूब। मैं दुर्भाग्य से लेखक नहीं हूं। लिखता हूँ, शौकिया लिखता हूँ, लेकिन हिंदी में जो लेखक होने की जो एक धुन है और एक आनंद है, मैं ना उस धुन में रहता हूँ, ना उस आनंद में रहता हूँ। तो कायदे से तो हमें ये देखना चाहिए ना कि लेखक आज किस अवस्था में पहुंच गया है, लेखक की कंडीशन क्या है, लेखक क्या कर रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो लेखक हैं और फेसबुक पर बहुत एक्टिव हैं और साहित्य की बहुत सेवा करने में लगे हुए हैं, और उनकी बड़ी रुचि है कि वे नौजवानों को प्रेरित करें, वगैरह वगैरह, और वे अपने तरीके से करते भी रहते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे इस फंटेसी के युग के धर्म को नहीं जानते। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इस युग का जो बुनियादी धर्म है वो है फैंटेसी, जिससे कि लेखक बुरी तरह से प्रभावित है। अब लेखक का पूरा ध्यान जो है प्रमोशन पर है। वो प्रमोशन पर बहुत गौर दे रहा है और वो प्रमोशन के लिए ही प्रचार करता है। और प्रमोशन के नाम पर ही साहित्य समीक्षाएं आती हैं, कृतियों की समीक्षाएं आती हैं, और यही वजह है कि उनसे कोई भी गंभीर साहित्यिक बहस अभी तक पैदा नहीं हुई है। वो साहित्यिक पत्रिकाओं में भी प्रमोटेड रिव्यूज आ रहे हैं और वो और दूसरी जगह भी आ रहे हैं। सबसे जो पीड़ा की चीज है और चिंता की चीज है वो ये कि ये जो लेखक है ये पूंजीवादी समाज में रहता है, जिसे हम लोग बुर्जुआ सोसाइटी कहते हैं। इस बुर्जुआ सोसाइटी के प्रश्न इस लेखक के पब्लिक कम्युनिकेशन से गायब। इस बुर्जुआ सोसाइटी के जो प्रश्न हैं वे पब्लिक कम्युनिकेशन से क्यों गायब हैं, ये इस लेखक से पूछा जाना चाहिए। और वह अपने स्वार्थ के सवालों पर या निहित स्वार्थ के सवालों पर सबसे ज्यादा बातें कर रहा है। मसलन बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आए दिन छटनी होती रहती है, महंगाई है। ये तमाम किस्म की जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए, जिनमें कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए जो परीक्षाएं हुई हैं, इन सवालों पर लेखक कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। और खासतौर पर फेसबुक, सोशल मीडिया में जो लेखक है वो एकदम टिप्पणी नहीं करता, बल्कि उसकी अगर आप पोस्ट देखें, उसकी जो कवरेज देखें, वो क्या है, वो जन्मदिन, मरण दिन, होटल, रेस्टोरेंट, कहां वो घूमने गया, कहां वो पहाड़ पर है, कहां वो नदी किनारे तैर रहा है, वगैरह वगैरह। लेखक से पूछा जाना चाहिए कि ये जो प्रश्न है ये किसके प्रश्न है, किस दायरे में आती है ये चीजें, ये गतिविधियां, क्या वो जानता है। ज्यादातर लेखक जो सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें लिखते रहते हैं, उनका प्रचार करते रहते हैं, तो वे बुर्जुआ सिस्टम के जो प्रश्न है उनके बारे में वो चिंतित नहीं होते, उनके बारे में कोई राय ही जाहिर नहीं करते। बल्कि ये जो प्रश्न है ये कमोडिफिकेशन के प्रश्न है, वस्तुकरण के प्रश्न है। जब आप ये कहते हैं कि हमने अपनी जन्मदिन मनाया और अपनी केक काटा, जब आप ये कहते हैं कि हम आज ये डिनर कर रहे हैं, ये लंच कर रहे हैं,
जब आप ये कहते हैं कि हम शिमला गए या केरल गए या वगैरह वगैरह, तो आप क्या कर रहे होते हैं? तो आप बेसिकली उपभोग के, विनिमय के और वितरण के प्रश्नों को उठा रहे हो। और ये उपभोग, विनिमय और वितरण के प्रश्न बेसिकली कमोडिफिकेशन के प्रश्न है। तो आप एक लेखक के नाते, आप प्रगतिशील हो सकते हैं, आप जनवादी हो सकते हैं, आप इनमें से कुछ भी नहीं हो सकते, आप जय श्री राम वाले लेखक हो सकते हैं। तो आप और बेसिकली जो काम कर रहे हैं उस काम का मतलब है कि आप कमोडिफिकेशन के प्रश्नों को उठा रहे हैं और जनता के बीच में कमोडिफिकेशन को जनप्रिय बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो लेखनी है, आपकी जो प्रस्तुति है, वो कमोडिफिकेशन के काम में लगी हुई। क्योंकि आपके जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, वे पोस्ट उपभोग, विनिमय और वितरण, इन तीन चीजों से जुड़े हुए पहलुओं पर आपकी पोस्ट होती है। और चौथी पोस्ट जो आई है, जिसका कि बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वो है क्या कि अपने फोटो लगाना, अपने कार्यक्रमों के फोटो लगाना। मैं भी फोटो लगाता हूं। या फिर ये इस तरह की चीजें आ रही है कि मेरे बच्चे का कहां दाखिला हुआ, मेरे बच्चे ने एमफिल किया, मेरे बच्चे ने पीएचडी की, मेरे बच्चे को ये मिला, मेरे बच्चे को वो मिला। तो जब आप इस तरह की चीजों को रेखांकित करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो आप किस चीज पर महत्व देते हैं? आप स्वयं पर महत्व देते, स्वयं को महत्व देते हैं, समाज को महत्व नहीं देते। तो एक प्रवृत्ति यह भी दिखाई दी है कि स्वयं को महत्व देने वाली, और ये जो स्वयं को महत्व देने वाली प्रवृत्ति है, ये बहुत ज्यादा है। इसका दूसरा पहलू भी है कि ये जो लेखक है, इस लेखक के पास में अन्य के बारे में, अदर्स के बारे में, अपने से भिन्न लोगों के बारे में बात करने की फुर्सत नहीं है, उसके पास विषय नहीं है। हाँ, एक बात के लिए उसे फुर्सत है कि इस तरह के जो लेखक हैं, जो कि कभी मंदिर में जा रहे हैं, कभी देवालय में जा रहे हैं, कभी उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कभी वो डिग्री लेने जा रहे हैं, कभी ये जो अपनी गतिविधियों को ही महत्व के साथ दिखाने वाले जो सोशल मीडिया में राइटर्स हैं, वे जब फुर्सत मिलती है उन्हें इन सबसे, तो वे मार्क्सवाद को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये उनका एक काम है कि अन्य के तौर पर वे मार्क्सवाद को गाली देने का काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, और प्रगतिशीलों को गाली देने का काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। वे बार बार बताते हैं कि मार्क्सवाद की साख कैसे नष्ट हो रही है। वे ये भी कोशिश करते हैं कि मार्क्सवाद की साख कैसे नष्ट की जाए। ये सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर एक मैसेज देती हैं, वो ये कि हिंदी में, और खासतौर पर सोशल मीडिया में, और हिंदी में जमीनी स्तर पर आम बुद्धिजीवियों का, आम लेखकों का, आम शिक्षितों का बौद्धिक स्तर वो नीचे गया है। या हम ये कहें कि ये स्वस्थ बौद्धिक परिवेश के लक्षण नहीं। एक और प्रवृत्ति है जो कि लेखकों के बीच में बहुत साफ तौर पर उभर के आई है, वो ये कि लेखकों को इमेजों ने, और इमेजों के तमाम किस्म के रूपों ने बुरी तरह से घेर लिया है। वह ऑडियो, वीडियो, मीडिया, क्या जो ये पूरा का पूरा प्रपंच चल रहा है, और ये एक तरह रेला चल रहा है, इसने उस पूरे के पूरे उस के दिमाग को और इमेज को, और इमेज के जरिए जो उसके दिमाग में जो एक खास तरह की तर्क बुद्धि काम कर रही है, उसको चरम पर पहुंचा दिया है। आज इमेजों ने लेखक की तर्क बुद्धि को घेर लिया है।
अब जिस लेखक की सोशल मीडिया पर पोस्ट पर 10,000 लोग, 5,000 लोग, 500 लोग, 800 लोग आ रहे, तो वो अब इससे अपने इस इमेज से अपने तर्क बना रहा है। मैं इतना बड़ा लेखक हूं, वो इतने लोग जानते हैं। मैं पहले भी लिख चुका हूं, मुझे ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। मतलब जो लाइक वाइक दिखाई देते हैं उसमें थोड़े लोग पढ़ते हैं। मैं थोड़े ही लोगों के लिए लिखता हूं। मैं लाखों करोड़ों लोगों के लिए नहीं लिखता। ये बात दीगर है कि मेरी रेटिंग अच्छी है। वही ऑफिशियल डाटा है मेरे पास, जो गूगल ने खुद भेजा है, फेसबुक ने खुद भेजा है मेरे पास। सो समस्या यह है कि क्या हम इमेजों से अपनी तर्क बुद्धि को तय करेंगे? एक सामान्य चूंकि मैं लिटरेरी थ्योरी और मीडिया पढ़ाता रहा हूं, तो मैं इसके बारे में एक सामान्य थ्योरी, जो कि सीडी रूम थ्योरी कहते हैं जिसे, मैं उसे सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे लेखक को कहां से कैसे देखा जाए। क्योंकि लेखक के दृष्टिकोण पर सीडी रूम पद्धति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सीडी रूम पद्धति है क्या? सीडी रूम पद्धति है कि यहां क्लिक करो, वहां जाओ, इस फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करो, अथवा इस स्टोरी या इस सीन का इस्तेमाल करो। यह है सीडी रूम पद्धति। और इसने एक तरह से वर्चुअल जगत में, इंटरनेट में फंटेसी की महामारी को जन्म दिया है। जैसे कि स्लोवा कहते हैं कि हम आज का ये दौर है वो क्या है? फैंटेसी की महामारी का दौर है। और इस फैंटेसी की महामारी के दौर में, या सीडी रूम पद्धति के आचरण को आत्मसात करने के कारण जो चीज घट रही है हमारे बीच में, हमारे लेखकों के बीच में, हमारे सोशल मीडिया के पूरे मंचों पर, वो ये कि अचानक जितनी भी आधुनिक काल के पहले की जो विचारधाराएं हैं, वे विचारधाराएं केंद्र में आ गई। आधुनिक काल के पहले की जो डिकेडेंट विचारधाराएं थी, उनका केंद्र में आना ये अपने आप में एक नई चीज है। हम रेनेसा और पत्रकारिता प्रेस रेवोल्यूशन के दौर में मध्यकालीन विचारधाराओं के बहुत सारे रूपों को एक तरह से समाज से शिक्षितों के बीच में खदेड़ने में सफल रहे थे। लेकिन नई जो कंप्यूटर क्रांति हुई, जो इंटरनेट क्रांति हुई, या संचार क्रांति हुई, उस संचार क्रांति ने जो फैंटेसी की दुनिया हमारे सामने पैदा की, उस फैंटेसी की दुनिया ने अचानक हमारे सामाजिक सार्वजनिक परिवेश को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे दिमाग को पूर्व आधुनिक युग की विचारधारा और उनकी घटनाओं से घेर लिया। इसके अलावा जो आधुनिक काल की जो इरेशनल जो विचारधाराएं हैं, जिसे हम लोग फंडामेंटलिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, ट्राइबलिज्म कहते हैं, ये जो राष्ट्रवाद है, इन इरेशनल विचारधाराओं ने भी घेर लिया। और अब हम हर चीज बड़े व्यवहारवादी ढंग से देखने लगे, व्यवहारवादी तर्क देने लगे। अरे आपकी तो फलां से बात होती है, तो फलां की बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसके लेखन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब जाहिर है आपकी बात हो रही है, तो आप उसकी कृति पर तो थोड़ा सा अच्छा सा लिख देंगे। कृति के मूल्यांकन में, लेखक के मूल्यांकन में, लेखक की पोस्ट के मूल्यांकन में आप इस व्यवहारवाद को बार बार इस्तेमाल करते हैं, और इसने आपके स्वतंत्र दृष्टिकोण की, स्वतंत्र नजरिए की एक तरह से छुट्टी कर दी। और इसने एक काम किया कि एक खास तरह का कॉमन सेंस का तेजी से प्रचार प्रसार किया। तो अब लेखक वो कॉमन सेंस से ज्यादा प्रभावित है, व्यवहारवाद से ज्यादा प्रभावित है। ये भी कह सकते हैं जो कि ये पोस्ट आइडियोलॉजी का दौर है।
उत्तर विचारधारा का दौर है। और ये जो लोग हैं, ये जो लेखक है आज के दौर का, ये फैंटेसी के युग का लेखक है, ये पोस्ट आइडियोलॉजी के युग का लेखक है। पहला जो लेखक था वो प्रिंट रेवोल्यूशन के दौर में जो लेखक बना था वो आइडियोलॉजी से युक्त था। और ये जो साइबर या कंप्यूटर रेवोल्यूशन के दौर में या संचार क्रांति के दौर में जो लेखक तैयार हुआ या उभर के सामने आया, ये उत्तर विचारधारा का लेखक है। ये वैसा लेखक है जो कि किसी भी किस्म की विचारधारा को नहीं मानता। इसके यहां विचारधारा का अंत हो चुका है। इसके यहां एक ही विचारधारा है, वो कॉमन सेंस की विचारधारा। और ये जो विचारधाराहीनता जो उसके यहां दिखाई दे रही, इसकी भी खास तरह की एक आइडियोलॉजी है। इसकी चर्चा मैं बाद में कभी करूंगा। लेकिन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि फैंटेसी के युग में दाखिल होने के बाद लेखक ने जो एक नई हैबिट डेवलप की, वो क्या हैबिट क्या थी? यहां क्लिक करो, वहां क्लिक करो, वहां जाओ और तरह तरह के फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करो, उछल कूद करो, कहीं उसकी बात प्रशंसा लिख दो। और जो झूठ लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, जो वो अच्छा बोलता ही नहीं है। ये प्रवृत्ति मैंने बंगाल में देखी थी। बंगाल में बंगालियों में एक सामान्य प्रवृत्ति है कि अगर आप वो किसी को बोलता देखते हैं और वो खराब भी बोल रहा है, तो जब वो बोल के आता है तो कहते हैं खूब भालो बोले छो, खूब भालो बोले छो। ये जो प्रवृत्ति है प्रशंसा करने की, ये एकदम बोगस प्रवृत्ति है। इसका अंतर वस्तु से कोई संबंध नहीं है। लेखक ने क्या बोला, लेखक ने क्या लिखा, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। ये जो सीडी रूम पद्धति जो हमारे पूरे के पूरे लेखक के आचरण का हिस्सा बन चुकी है, वो तरह तरह से अपनी स्टोरी बना रहा है, तरह तरह से अपने सीन बना रहा है और इसके जरिए वो लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और इमेजों में जीने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इमेजों में जीने की उसकी कोशिश है, ये एक तरह से फैंटेसी की महामारी का लक्षण है कि हमारा जो लेखक है फैंटेसी की महामारी का शिकार हो चुका है। और फैंटेसी की महामारी में जो चीज केंद्र में आती है वो यह है कि वह उत्तर विचारधारा के युग में दाखिल हो चुका है। उत्तर विचारधारा के युग की जो खूबी है वो यह है कि वहां प्रस्तुति पर सबसे ज्यादा जोर है। मेरी तरह नहीं है, मैं जैसे इच्छा होती वैसे अपना वीडियो करता हूं। कभी मैले कपड़े भी पहने रहता हूं, कभी अच्छे भी कपड़े पहने रहता हूं, कभी फोटो अच्छे भी होते हैं। ज्यादातर मेरे जैसा मैं नॉर्मल हूं वैसा ही मेरी चीजें होती हैं। लेकिन जो पोस्ट आइडियोलॉजी के दौर का लेखक है ये, जो कि फैंटेसी की महामारी का शिकार है, जो कि इमेजों से घिरा रहता है, इस लेखक की खूबी है कि यह प्रस्तुति पर सबसे ज्यादा जोर देता है। और दूसरा जो है वो ये कि वो स्वयं या आत्म या मैं, इसको बताने पर ज्यादा जोर है उसका। और इसके चलते उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर विचारधारा से जुड़े हुए सभी सवालों को त्याग दिया है। उसे अब सामंतवाद से परेशानी नहीं होती, उसे अब दहेज से परेशानी नहीं होती, उसे इतनी महंगी शादी हो रही है धीरू भाई अंबानी के नाती की, मुकेश अंबानी के बेटे की, जिसमें अरबों रुपया खर्च होगा, उसे इससे कोई शिकायत नहीं है। वो इसकी आलोचना नहीं करता, वो इसके बारे में लिखता नहीं है। उसे अपने शहर की महंगी शादियां परेशान नहीं करती, उसे अपने रिश्तेदारों की महंगी शादियां परेशान नहीं करती। वो उन पर नहीं लिखता, बोलता नहीं, क्योंकि उसने विचारधारा के प्रश्नों को त्याग दिया है। वह सिर्फ मैं और सिर्फ मैं में उलझा हुआ है। ये नया जो पोस्ट आइडियोलॉजी के दौर का जो लेखक है, फैंटेसी के युग का जो लेखक है, उसकी जो पोस्ट देखेंगे आप, उसका लेखन देखेंगे तो उसमें निजी रुचि, इच्छाएं, निजी मंशा, ये ज्यादा व्यक्त हो रही है। और ये जो निजी चीजों को इतना इंफेसिस देकर उभारना, इसने क्या किया कि जो निजी जीवन के जो सांस्कृतिक पक्ष है, उसका सांस्कृतिक आइडियोलॉजिकल जो अर्थ है, उस पर वो बात ही नहीं करता।
वो जानता ही नहीं है कि जब वो किसी जगह की फोटो लगाता है तो वो क्या कर रहा होता है। और इसका जो एक बड़ा परिणाम है वो ये कि सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है, सामाजिक परिवर्तन में जो इस लेखक की भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को इसने त्याग दिया है। और इस काम में वे लोग भी शामिल हैं जो वामपंथी हैं, और वे लोग भी शामिल हैं जो गैर वामपंथी हैं। एक बड़ा हिस्सा इन लोगों का शामिल है। पोस्ट आइडियोलॉजी का जो ये जो फेज है, इस फेज में इसमें जो असल चीज है वो ये कि इमेज और इमेज के सेतुओं के या पुल के ऊपर से गुजरना, और इन इमेजों के जरिए जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में ही उलझे रहना। और जब वो इमेजों के जरिए बनने वाले सवालों में उलझता है, और तो वो क्या करता है, वो स्वयं को एक प्रतीक बना रहा होता है और प्रतीक में उलझा होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इमेज की चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी प्रस्तुति की चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी विचारधारा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसके लेखन में जो विचारधारा है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम पुस्तकों पर बोल रहे हैं, हम पुस्तकों पर लिख रहे हैं, लेकिन हम पुस्तक में निहित जो विचारधारा है, उसके जो जटिल रूप है, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसने क्या किया कि व्यक्ति को पूरी तरह से, लेखक को पूरी तरह से गुलाम बना दिया है। मोदी ने गुलाम नहीं बनाया लेखक को, उसके इस आचरण ने गुलाम बनाया है। आज लेखक इस आचरण से बाहर निकल जाए, वो स्वयं की बजाय समाज के बारे में, अन्य के बारे में बात करना शुरू कर दे, इमेजों की बजाय वो वास्तविक जीवन के प्रश्नों और अपनी इस व्यवस्था जिसमें वो रहता है उससे जुड़े हुए सवालों पर बात करना शुरू कर दे और लिखना शुरू कर दे, तो पूरा का पूरा परिदृश्य ही अलग होगा। व्यक्ति की पूरी, व्यक्ति के तौर पर लेखक की पूरी पहचान ही बदल जाएगी। ये जो अब लेखक क्या है, वो गुलाम लेखक है। तो इमेजों की फैंटेसी का शिकार जो लेखक है वो बेसिकली स्वयं का गुलाम है। सवाल यह है कि इस लेखक की गुलामी, इस ये जो गुलामी का जो रूप है, इस गुलामी को कैसे खत्म किया जाए, इनके बारे में सोचने की जरूरत है। लेखक को मालूम ही नहीं है कि आनंद किसे कहते हैं, परमानंद किसे कहते हैं, क्योंकि अब आनंद जो है वो एक क्लिक करते ही अवेलेबल है। ये क्लिक में जो आनंद मिल रहा है, ये बेसिकली आनंद नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षय है, आनंद का लोप है। इसने क्या किया कि आनंद और व्यक्ति के बीच में जो दूरी थी, आनंद को अर्जित करना पड़ता था, आनंद और व्यक्ति के बीच में एक दूरी थी, उस दूरी को इसने खत्म कर दिया क्लिक कल्चर में। और इस क्लिक कल्चर के जरिए आप किसी भी किस्म की फैंटेसी को आप संगठित कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी औरतें देखनी है, आप क्लिक कीजिए, आपको गूगल में हजारों सुंदर लड़कियों की एक तरह से लाइन लग जाएगी। आप क्लिक कीजिए, आपको जो चाहते हैं वो क्लिक करते ही मिल जाएगा। तो इसने एक मनोवैज्ञानिक तौर पर फैंटेसी को एक सहज भाव में हमें उपलब्ध करा दिया, जो कि आनंद का रूप नहीं है। तो अब हम करते क्या है, हम अपना मोबाइल चार्ज रखते हैं, हम अपना मोबाइल में मतलब पैसा भरा के रखते हैं, जिससे कि हम जब इच्छा हो हम आनंद अर्जित कर सकें, हम कनेक्ट कर सकें, हम बात कर सकें, हम इमेज देख सकें, हम इमेजों के जरिए कम्युनिकेट कर सकें। तो हमने क्या किया, इमेजों का प्रबंधन करना सीख लिया है। यहां पर मौत, ट्रेजेडी, ये भी एक तरह से फैंटेसी की तरफ आने लगी है, बहुत तकलीफ होती है। हमारे लेखक को ये अभी सेंस ही नहीं है, उसके अंदर ये अनुभूति ही नहीं है कि देश
भयानक असमानता के दौर से गुजर रहा है। देश के पास में इस असमानता से निकलने का कोई समाधान नहीं है। एक लेखक के नाते उसकी भूमिका है कि वह इस असमानता के रूपों पर चर्चा करे, उनके बारे में हस्तक्षेप करे, उनके बारे में लिखे। वो ये सोचे कि असमानता लगातार क्यों बढ़ रही है। वो ये भी सोचे कि जो कल्याणकारी राज्य का सपना देखा गया था, उस कल्याणकारी राज्य के सपने ने भी असमानता को खत्म नहीं किया। और ये नव्य आर्थिक उदारीकरण का जो सपना हमारे बीच में परोसा गया, उसने भी इस असमानता को कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था असमानता को खत्म करने का, वो असमानता का वायदा पूरा नहीं हुआ बल्कि और भयावह रूप उसने ले लिया। जो हम लोग कहते हैं हिंदू अर्थशास्त्र, आरएसएस का जो मॉडल 2014 से चल रहा है, देश जिस पर चल रहा है, उस आरएसएस के हिंदू अर्थशास्त्र के मॉडल ने देश में बड़े पैमाने पर असमानता पैदा की है। लेकिन हम इसके बारे में चिंतित नहीं है। हम चिंतित है इस बारे में कि हमको कैसे कहां से इनाम मिल जाए। हम इस बारे में चिंतित नहीं है कि भाषाएं लगातार ध्वस्त हो रही हैं और आउट हो रही हैं। हम इस बारे में चिंतित नहीं है कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा में चिट्ठी लिख नहीं पाते। हम इस बारे में चिंतित नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र अपनी भाषा में लिख नहीं पाते। हमारी व्यक्ति की भाषा के साथ दूरी बनी है, व्यक्ति की पूंजी के साथ दूरी बनी है, समाज के साथ दूरी बनी है, संस्कृति के साथ दूरी बनी है, लोकतंत्र के साथ दूरी बनी है। ये जो विराट असमानता और दूरी का दायरा जो विकसित हुआ है, ये लेखक को चिंतित क्यों नहीं करता। आखिर ये जो लेट कैपिटलिज्म है, ये लेट कैपिटलिज्म सारे वायदे उसके फेल क्यों हुए, और खासतौर पर असमानता को दूर करने का वायदा उसका बुरी तरह से फेल हुआ। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि ये जो पोस्ट आइडियोलॉजी का दौर है, इस पोस्ट आइडियोलॉजी या फैंटेसी के युग में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभर के आई है, वो है फेक। फेक या नकली को इसने मूल्यवान बनाया है। अब नकली में ही हम असली का आनंद लेने लगे और इसी में वे नकली लेखक ये में असली लेखक लगने लगे। उनका नकली साहित्य ही में असली साहित्य लगने लगा। और ये नकली में आनंद लेने की प्रवृत्ति कब से शुरू हुई इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बहुत ही सामान्य तौर पर कह रहा हूं कि ये प्रवृत्ति बेसिकली 1980-81 के बाद से शुरू होती है। तो तकरीबन हम लोगों को 40-45 साल इस फेक के आनंद में हो चुके हैं और अभी ये फेक का आनंद, नकली का आनंद, वो चरमोत्कर्ष पर है। नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 10 साल में ये फेक का आनंद छलांगे लगा रहा है। हम नकल को ही या नकली को ही असल समझने लगे हैं और इस नकल को या नकली को हम वर्चुअल मीडियम्स के जरिए हम ग्रहण करते हैं, हम उन्हें देखते हैं। जब फेक वर्चुअल रूप में हमारे सामने आता है तो वो बेसिकली इररिलेवेंट, अप्रासंगिक होकर सामने आता है, वो प्रासंगिक नहीं होता। मैं बार बार लिख चुका हूं, मैं फेसबुक पर जो थोक के हिसाब से प्रशंसाएं दिखाई देती हैं किसी लेखक की, तो आप समझिए वो फेक प्रशंसाएं, क्योंकि फेक प्रशंसा या फेक प्रस्तुति या फेक कम्युनिकेशन या फेक रचना वो अनेक किस्म की समस्याओं को जन्म देती है जिनको हम नहीं जानते। हकीकत यह है कि इस फेक प्रस्तुति ने, इस फेक रचना संसार ने, इस फेक लेखक ने अपना एक भौतिक आधार भी बना लिया है, उसका एक नेटवर्क है। अब फेक राइटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, फेक पब्लिशरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
और वो एक तरह से भौतिक शक्ति के तौर पर सक्रिय है। और इसने लेखक की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। आप इस फेक प्रस्तुति को, फेक लेखन को, फेक लेखक को, फेक प्रवेश को रियल समझने की भूल न करें। ये बेसिकली लेखक का अवमूल्यन है। अगर कहा जाए कि ये जो दौर है वो लेखक के अवमूल्यन का दौर है, और इस लेखक के अवमूल्यन को संभव बनाया फैंटेसी की महामारी ने, उसकी वर्चुअल प्रस्तुतियों ने और उसकी पोस्ट आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में। और ये जो स्थिति है इसने उसे एकदम जनतंत्र विमुख व्यक्ति के तौर पर निर्मित किया। यही वजह है कि जो लेखक है, आज के दौर का लेखक जो वर्चुअल युग में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा रमता हुआ दिखाई देता है, बाहर भी दिखाई देता है, ये डेमोक्रेसी के प्रश्नों से, बुर्जुआजी के सिस्टम के प्रश्नों से दो चार होना नहीं चाहता। ये उनसे भागा हुआ है, और ये उसकी विरासशील अवस्था का प्रतिबिंबन है। फिलहाल इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।